हेलो एवरीवन। आज हम लोग का ये तीसरा क्लास है यूरोप के राष्ट्रवाद को पढ़ने में। तो हम लोग कल पिछली कक्षाओं में कुछ पॉइंट्स को पढ़ा था, जैसे राष्ट्रवाद तथा यूरोप महादेश के अन्य देशों के बारे में, और मैंने आप लोगों को मेटरनिक युग के बारे में भी बताया था, नेपोलियन के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया होगा। रिवीजन नहीं किए होंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स बता देता हूँ। राष्ट्रवाद के बारे में बताया था। राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था यही कि किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो भी चीज़ या जो भी विचारधारा उन लोगों को आपस में जोड़ती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का शुरुआत यूरोप महादेश से हुई थी, ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझा था। और राष्ट्रवाद को फैलाने में, समूचे यूरोप में फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस नेपोलियन बोनापार्ट की रही थी। नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। और इसके पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब आगे हम लोग आज उससे पढ़ेंगे। तो हम लोग बढ़ेंगे, हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, ठीक है। फ्रांस में 2-3 क्रांतियाँ हुई थी वहाँ के राजतंत्र को समाप्त करने के लिए तथा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, गणतंत्र स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहला क्रांति जो हुआ था फ्रांस में वो 1789 में हुआ था। उसके बाद 1789 में क्रांति हुई। तो 1789 में क्रांति होने के बाद ही कुछ मतलब वहाँ पे और भी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ के शासक बना। जब नेपोलियन बोनापार्ट एक सेकंड दीजिएगा। हाँ आइए आइए, आओ ना इधर ही। तो जब लुई नेपोलियन वहाँ का फ्रांस का सम्राट राजा बना, तो उसके बाद उसने अपने ताकत की बदौलत अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया, और यूरोप के कई सारे देशों को वो जीतता चला गया, अपने अधीन करते करते चला गया। लेकिन अंत में जब 1814 में वह 1814 में नेपोलियन का पतन माना जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वाटरलू के युद्ध में वह अंग्रेज़ों से हार गया था, और उसे अब यूरोप के कहीं बाहर दूसरे एक द्वीप पर, निर्जन द्वीप पर जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पर भेज दिया गया था, एक जेल में कैद कर दिया गया था। वहीं पे उसकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। उस द्वीप का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मेटरनिख व्यवस्था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ठीक है ना। इसने एक ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना थी उसमें एक सम्मेलन बुलाता है, और 1815 से लेकर के 1848 तक यह उस पर शासन करता है, और यूरोप के कई सारे देशों पे ये अपना शासन स्थापित कर लेता है मेटरनिख, ठीक है ना। लेकिन फिर 1848 में जब लुई में फ्रांस में एक और क्रांति होती है 1848 में। कब होती है? 1848 में, देखिए यहाँ पे है। 1848 में जब फिर एक और क्रांति होती है, तब जाके वहाँ से जो है ना ये मेटरनिख भी ऑस्ट्रिया से भाग जाता है। कहाँ से भाग जाता है? ऑस्ट्रिया से भाग जाता है, और फिर एक अलग तरह का यहाँ पे शासन चलता है। लेकिन 1848 में जब ये क्रांति होती है, तो इसके बारे में हम फ्रांस के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वह थियर्स वहाँ का एक मतलब व्यक्ति था, समझ लीजिए नेता टाइप कर लीजिए। हमारे यहाँ महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे हुए थे ना, उसी तरह से फ्रांस में 1848 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था थियर्स। इसने अपने नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया था, लोगों को एक जगह बुलाने के लिए, अपना समस्या समझाने के लिए, ठीक है ना। तो 1848 में ये क्रांति होती है। इसमें उस समय 1848 के फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। जब इसको पता चला कि यहाँ के लोग विद्रोह करने वाले हैं, तो वो उससे पहले ही वहाँ से अपना गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया था। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। उसके बाद नेशनल असेंबली पता है क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होता है ना, जहाँ पे लोग सभी नेता लोग एक जगह बैठ के हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं, उसी को फ्रांस में नेशनल असेंबली कहते हैं। वहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। उसने फ्रांस में गणतंत्र मतलब जनता का शासन की घोषणा किया, और वहाँ के लोगों को, जो भी 21 वर्ष से ऊपर के थे,
इसको वयस्क मताधिकार माने वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की भी गारंटी दी गई वहाँ के लोगों को, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। किसी भी मनुष्य को जीवन जीने के लिए कुछ उनके मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है काम के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये एक दो अधिकार उसने फ्रांस ने अपने 1848 के क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों को दिया, ठीक है। और भी जो मतलब फ्रांस में जैसे हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो कई सारे नेताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, हमें अपने कई सारे क्रांतिकारियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरह से देखिए, फ्रांस तो गुलाम था नहीं कि उसको स्वतंत्रता मिलेगा, वो तो था कि मतलब वहाँ के राजा शासन कर रहा था, तो राजा का शासन न हो, राजा का शासन समाप्त करने के लिए तथा जनता का शासन स्थापित करने के लिए गणतंत्रता की वहाँ आवश्यकता थी, ठीक है ना। हम लोग गुलाम थे, हम लोग दूसरे देश का गुलाम थे, इसलिए हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता हुई थी और हमारे लिए स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी। लेकिन फ्रांस एक अपने ही लोगों के साथ गुलाम था, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पे गणतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ और कुछ नेता हुए थे, जैसे में हमने ये एक नाम देखा था थियर्स, और एक नाम है मार्टिन। मार्टिन जो है ना गणतंत्रवादियों का नेता था, मतलब वहाँ पे जनता का शासन किस तरह से स्थापित हो उसके लिए कोई काम कर रहा था ना, तो उसका नाम था मार्टिन। क्या नाम था? मार्टिन। जैसे हमारे यहाँ सब जैसे गणतंत्र स्थापित करने, देखिए स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए हमारे यहाँ जो है ना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों ने बहुत अपना अहम योगदान दिया। लेकिन जब गणतंत्र स्थापित करने के लिए भारत में आता है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में गणतंत्र स्थापित करने में, हमारी संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर निभाते हैं ना। तो वही बात है, यहाँ पे जो है गणतंत्र स्थापित करने के लिए फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? मार्टिन निभाता है। और वहाँ के सुधारवादियों का नेता था लुई ब्लां। कौन था? लुई ब्लां। सुधारवादियों का नेता लुई ब्लां, गणतंत्रवादियों का नेता फ्रांस में मार्टिन था। ये आप लोग 3 नाम याद रखिएगा, मार्टिन, लुई ब्लां और थियर्स, ठीक है ना। और पूछेगा कि 1848 की क्रांति में कौन कौन प्रमुख, फ्रांस के क्रांति में कौन कौन प्रमुख नेता थे, तो आप लोग को याद रखना होगा कि एक था थियर्स, जिसने वहाँ पे सुधारवादियों के लिए नेतृत्व में, मतलब सुधारवादियों को एक जगह एकत्रित करने का काम किया था, विद्रोह का बिगुल फूंका। और उसके बाद गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन था, जिसने वहाँ पे गणतंत्रता की स्थापना की थी। और सुधारवादियों का नेता जो था वो लुई ब्लां था। क्या था? लुई ब्लां, ठीक है। इसके बाद भी लेकिन देखिए, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ भी हुआ था ना कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच कुछ बातों पर मतभेद हो गया था, तो वहाँ पे भी दोनों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया था। और फिर से लुई नेपोलियन, ये वो नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये अलग है, ये है लुई नेपोलियन, ठीक है ना। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। इस क्रांति से न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था, जो राजशाही व्यवस्था थी, उसका अंत हुआ, बल्कि उसके अगल बगल के जो भी देश थे, जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड, इस क्रांति से सभी देश ऑलमोस्ट बहुत हद तक प्रभावित हुए। और वहाँ पर भी जो होता है ना, स्वतंत्रता, गणतंत्रता की लहर उत्पन्न हुई थी, राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये सब यूरोप महादेश के कुछ देश हैं, ठीक है ना। मैंने इसका राजधानी आप लोगों को बताया था, इटली की राजधानी रोम, जर्मनी का राजधानी बर्लिन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हॉलैंड की राजधानी तस्मानिया है आई थिंक, ठीक है। ये सब, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, पोलैंड की राजधानी है वार्सा, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन तथा इंग्लैंड की राजधानी तो लंदन आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आगे अब हम लोग पढ़ने जाने हैं फ्रांस की क्रांति। हम लोग समझ लिया फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, वहाँ के किस तरह से तानाशाही से वापस से गणतंत्र स्थापित होने में धीरे धीरे, देखिए ये सब एक प्रोसेस है ना, धीरे धीरे होता है, अचानक से एक दिन में नहीं हो जाता है। इसीलिए जो है ना, फ्रांस में गणतंत्र स्थापित करने में ऑलमोस्ट 100-150 साल लग गए थे, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में 200-250 साल लग गए थे, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। इटली भी एक यूरोप महादेश का छोटा सा देश है, इसकी राजधानी रोम है। कहाँ है? राजधानी, इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी, मतलब छोटा सा एक देश था, ठीक है ना। लेकिन छोटा देश था और स्वतंत्र राज था, यहाँ पे कोई दूसरा देश इसको गुलाम नहीं बनाए हुए था, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे अलग-अलग छोटा-छोटा राज्य में बँटा हुआ था और इसके कारण यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। सब छोटा-छोटा अपना क्षेत्रीयता की भावना थी, ठीक है? इस कारण यहाँ पे अलगाव की भावना अधिक थी, ठीक है? इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। जब आप बँटे हुए रहोगे ना, तब आपका विरोधी आपको आसानी से हस्तक्षेप करता है, आपके हर एक काम में आपको आसानी से दबा सकता है। तो यही बात है, इटली बँटा हुआ था छोटे-छोटे राज्यों में, इस वजह से वहाँ पे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप अधिक था। एकीकरण में अगर इटली अपना एकीकरण करने जाता, अगर वहाँ के लोगों में कहीं एकीकरण की भावना जगती भी, तो ये लोग विरोध करते थे, अपना कूटनीतिक चाल चलते थे और इसको एकीकरण नहीं होने देते थे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एकता में रहेगा ना, तो सामने वाला उसका फ़ायदा कभी नहीं उठा सकता है। इसीलिए ये लोग फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देश कभी नहीं चाहते थे कि इटली, जर्मनी या अन्य देशों का एकीकरण हो, क्योंकि उनसे इनको फ़ायदा होता था। अलग-अलग रहते थे तो वहाँ के संसाधनों खनिजों का उपयोग करते थे अपने हिसाब से, ठीक है? रोम, जो कि इटली की राजधानी है रोम, वहाँ के पोप के प्रभाव, पोप मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना, ईसाई धर्म के जो प्रमुख एक प्रकार का जो होता है ना नेता या कह लीजिए पुजारी, ठीक ना? उसी को पोप कहते हैं। मतलब ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख, हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होता है, ठीक है? उसको उसी तरह से ईसाई धर्म में पोप होता है। पोप की इच्छा थी, माने वो पोप एक पद का नाम है, समझ लीजिए। तो फिर पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। बोले ना कि पोप जो है ना, ईसाई धर्म का एक धार्मिक व्यक्ति है, तो ये चाहता था, कोई भी चाहेगा कि मेरे नेतृत्व में हो, हम यहाँ के हेड बने, हम यहाँ के प्रमुख बने, तो इसलिए वो चाहता था कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी इटली में मौजूद थी कि जो इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। एकीकरण होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वह देश का विकास तेज़ी से होता है। जैसे हमारे देश को ही देख लीजिए, हमारा देश जब 1947 से पहले कई छोटे-छोटे राज्यों में, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, कई 543 से भी ज़्यादा छोटे-छोटे भागों में बँटा हुआ था। सब क्षेत्र का अलग-अलग राजत्व होता था, ठीक है? इस वजह से हमारा देश का विकास नहीं होता था और हम पे कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत जमा लिया था, हमको गुलाम बना लिया था, उसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि हम लोग छोटे-छोटे भागों में बँटा हुआ था। वरना जब आप लोग ब्रिटेन को देखोगे, तो वो इतना छोटा देश है ना, कि हम लोगों को इतना बड़ा देश, माने हम लोग उससे 50 गुना से भी बड़ा देश है, और उसने हम पे कब्जा जमा लिया था। तो आखिर ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर हम लोग गुलाम कैसे हुए? हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि हम लोग आज़ाद कैसे हुए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम लोग गुलाम कैसे हुए, इस बात को पढ़ने के लिए। तो खैर वो सब आगे की बात हुई। देखिए, ये एक छोटा-सा मानचित्र है। इसमें इटली का एकीकरण जब नहीं हुआ था, उस समय का इटली के दर्शाया गया है कि ठीक है ना, कि यहाँ पे देखिए ये अलग एक देश मतलब है दर्शाया हुआ अलग कलर से, तो अलग क्षेत्र है, ये एक अलग क्षेत्र है, यहाँ पे एक अलग क्षेत्र है, ये सब अलग क्षेत्र है, बँटा हुआ है, ठीक है ना? अलग-अलग यहाँ के राजा हैं। लेकिन जब इटली का एकीकरण हुआ, तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगा था, ठीक है? और ये फिर बाद में इटली बना, इसका विकास इतना तेज़ी से हुआ कि क्या ही कहा जाए, यूरोप के अग्रणी देशों में आगे जाके शामिल हुआ, ठीक है ना? देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब नेपोलियन को पढ़ा रहे थे, उस समय ही बताया था कि नेपोलियन का प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ा था। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जो है ना अपने जीतने के लिए प्रयास किया था, जिस वजह से यूरोप नेपोलियन का प्रभाव सभी देश में राष्ट्रीयता के विकास के लिए हुआ था। इटली में राष्ट्रीयता का विकास 19वीं सदी में होना प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? 19वीं सदी। 19वीं सदी कहने का मतलब है 1800 से लेकर के 1899 तक के समय को हम लोग 19वीं सदी बोलेंगे, ठीक है? फ्रांस में होने वाली जो भी घटनाएँ, वहाँ की क्रांतियाँ हो रही थी ना, उसका स्पष्ट प्रभाव इटली पे पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियान कहने का मतलब है दूसरे देशों को अपने कब्ज़े में जमाने का जो अभियान कर रहा था नेपोलियन, उससे इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान मिला था, ठीक है ना? प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन हल्का-हल्का लोग वहाँ के समझ रहे थे, सोच रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है हमारे आस-पास में, आस-पड़ोस में। इटली विजय के बाद पश्चात मतलब नेपोलियन ने इटली को भी जीत लिया था। इसके बाद इसने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया, उसका नाम था सिसपाइन गणराज्य, लिगुलेलिन गणराज्य तथा ट्रांसपोर्टिन गणराज्य। जब नेपोलियन ने इटली पे हमला किया और इटली को जीत लिया ना, तो जब इटली तो शुरू में बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, लेकिन जब नेपोलियन ने इटली को जीता ना, तो उसके बाद इसने इटली को 3 भागों में बाँट दिया। किसने भागों में? 3 गणराज्य में। समझिए, तो इसका एकीकरण, आधा एकीकरण तो नेपोलियन ही कर दिया।
एकीकरण कैसे कर दिया, वो अपने फ़ायदे के लिए नेपोलियन ने किया है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा आगे चल कर के इटली को मिलेगा। जब जो इटली बहुत सारे छोटे-छोटे भागों में बँटा हुआ था, अब वो 3 भाग में कम से कम एकत्रित हो गया था, ठीक है? और वो 3 भाग कौन-कौन थे? सिसपाइन वहाँ के राज्य का नाम है, जैसे हमारे यहाँ बिहार, महाराष्ट्र ये सब है ना, उस तरह से वहाँ के गणराज्य या राज्य कह लीजिए, राज्य का नाम है तीनों ये ट्रांसपेडेन, लिग्युलेलिन और सिसपाइन। उसने यातायात व्यवस्था को, जो भी इटली के देखो, किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ का यातायात व्यवस्था बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, माल का परिवहन कर सकते हैं और उस देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने इटली की यातायात की व्यवस्था को बढ़िया किया पहले नेपोलियन ने, तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया, जिसके कारण से वहाँ जागृति आई, ठीक है ना। आगे नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ, वाटरलू के युद्ध के बाद। वियना कांग्रेस 1815 में हुई, मीटरनी के नेतृत्व में द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के ही दो राज्य थे, उसका नाम था पिडमाउंट और सार्डिनिया। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इटली का एकीकरण पूछेगा, किन 2 राज्यों के मतलब नेतृत्व में हुआ था, तो पिडमाउंट और सार्डिनिया, इसको याद रखिएगा। यहाँ का एक आगे शासक होगा, वही इसका नेतृत्व भी करेगा, ठीक ना। लेकिन इटली के एकीकरण में और भी कई सारे महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा था, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट नाम है मेजनी। क्या नाम है? मेजनी। मेजनी इटली का ही एक जो है ना, समझ लीजिए तो बहुत बड़ा नेता था, दार्शनिक टाइप नेता था, ठीक है। उसने वहाँ पे कुछ सुधार लाने के लिए सबसे पहले नागरिक आंदोलन चलाया था, जैसे हमारे यहाँ भी सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, और भी आंदोलन चलाए थे, नागरिक आंदोलन चलाए थे। उसी तरह से मेजनी ने 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन मतलब चलाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे, कार्बोनरी। कार्बोनरी जो है ना, एक संस्था थी, संगठन थी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस या बीजेपी भी है ना, जिस तरह से वर्तमान में जदयू, राजद, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, उसी तरह से इटली में एक संस्था था, उसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी। इस कार्बोनरी संगठन से ही जुड़ा हुआ था व्यक्ति था मेजनी। कौन जुड़ा हुआ था? मेजनी। मेजनी किस संगठन से जुड़ा हुआ सदस्य था? तो कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ संगठन था। इसका गठन जो है वहाँ के गुप्त जो होता है ना, राष्ट्रवादियों ने किया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य, कार्बोनरी संगठन का मुख्य उद्देश्य था छापामार युद्ध करना और राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना। देखिए, हम लोग पूरे यूरोप में पढ़े, यूरोप में अधिकांशतः देश ही आज़ाद थे, बस वहाँ पे था कि वहाँ पे शासन प्रशासन कोई एक व्यक्ति चला रहा था, जो कि वहाँ का राजा होता था, चांसलर होता था, और वह तानाशाह टाइप होता था, ठीक है ना, अपना मनमर्जी चलाता था। तो बस इसी से बचने के लिए, इसी को समाप्त करने के लिए वहाँ के लोगों ने हमेशा जो है ना क्रांति किए, और बस गणराज्य स्थापित करने के लिए वहाँ पे अपना क्रांतियाँ करेंगे, ठीक है। छापामार युद्ध, हम लोग देखिए, कार्बोनरी जो संगठन था, इसका प्रमुख उद्देश्य था छापामार युद्ध करना। छापामार युद्ध करना मतलब पता है क्या होता है? अचानक से अगर कोई राजा का काफिला जा रहा है, तो ये लोग सामने से नहीं आते थे, पीछे से अगल बगल से जो है ना, अचानक से आपके काफिला पे हमला करेंगे और आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा के, मार काट मचा करके तुरंत गायब हो जाएंगे। इसको छापामार युद्ध कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता था, ऐसा तब हम लोग करते हैं जब दुश्मन की जो विरोधी है हमारा, वो बहुत ताकतवर शक्तिशाली है और हमारी संख्या कम है, तब हम लोग अगर सामने से लड़ने जाएंगे तो एक बार में ही हम ही लोग स्वाहा हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि छापामार युद्ध कर उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसको छापामार युद्ध के सबसे प्रमुख जो योद्धा माने जाते हैं, वो हमारे देश में माने जाते थे। उनका नाम था, आप लोग बताइएगा, वीर शिवाजी। कौन थे? वीर शिवाजी। मराठाओं का मतलब मराठा साम्राज्य शासक वीर शिवाजी छापामार युद्ध में बहुत ही प्रमुख पारंगत थे। और भी बहुत जगह छापामार युद्ध चलता है, ठीक है। जैसे अमेरिका के साथ एक बार वियतनाम का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें भी वियतनाम के युद्ध छापामार मतलब युद्ध के नेतृत्व में ही आगे चल के जीत जाते हैं अमेरिका जैसे देश से, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी दल से था। आगे है कि 1830 में भी जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रांस जो है ना, इटली ये सब के बगल का पड़ोसी देश है। कुछ भी अगर हमारे यहाँ पड़ोस में होता है तो उसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पड़ता है ना। तो इस 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, उससे इटली अछूता नहीं रहा था। यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे, हल्के फुल्के, ठीक है। मेजनी ने इन्हीं नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं सफल हो पाया था? क्योंकि 1815 से 1848
ईस्वी तक वहाँ के ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिख है, उसने यहाँ के राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को अपने उससे दबा दिया था। ठीक है, तो आज के लिए गाइज हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।